अब आप सभी लोग शांत हो जाइए। चलिए सभी लोग शांत हो जाइए और आप लोग अपना अपना बुक खोल लीजिए, अच्छा रहेगा। ए बाबू, आप पीछे कहाँ देख रहे हैं? सीधा बैठिए। चलिए पढ़ाई शुरू किया जाए ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? शुरू किया जाए पढ़ाई। थोड़ा सा ध्यान से आप सभी लोग बातों को समझिएगा, ठीक है ना? बस ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिएगा, तभी भी क्वेश्चन भी एराइज कर पाइएगा। आप लोग इस बात को समझिए मेरा बार बार, कि जब किसी चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, दो तीन चीज़ ध्यान रखा जाता है पढ़ाई के दौरान। सबसे पहले टीचर जो समझा रहा है उसको गौर से सुने, उसको समाज से रिलेट करें, और उसके सिवा आपको जो नहीं समझ में आ रहा है, जो कन्फ्यूजन हो रहा है, जैसे समाज में भी बहुत सारे चीज़ें हैं, खास करके आप पढ़ ही रहे हैं सामाजिक विज्ञान ना, आप पढ़ ही रहे हैं सामाजिक विज्ञान। समाज से रिलेटेड जो भी कमी है, गुण है, अवगुण है, उन सभी चीज़ों को आप इसमें ध्यान से पढ़िएगा। तो ये तो बहुत अच्छा चीज़ है कि आप थोड़े ऐसा है कि जंगल से आए हैं, आप भी तो समाज से ही आ रहे हैं ना, और उसी चीज़ के बारे में आप पढ़ भी रहे हैं। अगर रिलेट करके पढ़िए ना तो मज़ा बहुत आएगा। ये बात को मेरा समझिए आप, क्योंकि ये चीज़ आपके बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए सामाजिक विज्ञान है, आपके सामाजिक रिलेशन को बढ़ाने के लिए है, कि समाज में किस तरह से पॉलिटिक्स काम कर रहा है, समाज में किस तरह से हिस्ट्री बीता हुआ चीज़ों को किस तरह से समाज में होते आया है। उसके बाद अर्थशास्त्र में आप समाज के किस तरह से समाज गरीबी में जाता है और किस तरह से समाज अमीरी की तरफ जाता है। ऐसे ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में सभी चीज़ों को पढ़िएगा कि हमारे समाज में क्या चीज़ मौजूद है, उन चीज़ों का क्या उपयोगिता है, भविष्य में क्या चीज़ ख़त्म होने वाला है, किस चीज़ को किस तरह से इस्तेमाल करना है, ठीक है ना? तो बस आप सभी लोगों से एक ही मेरा रिक्वेस्ट है कि बस आप लोग शांत रहिए। शांत रहिएगा ना, कुछ नहीं भी करिएगा, खाली सुनने पर फोकस करिएगा ना, तो इनफ है, आप समझ जाइएगा। देखिए, आइए हम इससे पहले पढ़े हैं सामाजिक विभाजन। सामाजिक विभाजन को निर्धारित करने वाले 3 पहलू पढ़े ना। अब हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक विभाजन में जाति, धर्म और लिंग, ये 3 चीज़ जो है इसका क्या रोल है ना, इसका क्या रोल है सामाजिक विभाजन में, ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे कि इसका क्या योगदान है, क्या रोल है, ठीक है? इससे पिछले जस्ट 3 क्लास में आपने पढ़ा कि सामाजिक विभाजन क्यों हो जाता है। व्यक्तिगत कारण भी बनता है, लोग खुद ही सोच को डिफरेंट करने लगते हैं। अगर हमारा बिहारी के साथ साथ भारतीय भी सोच है तो फिर अच्छा है, क्योंकि सोच डिफरेंट है, हित समान हो गया। हमारा हित है कि हम भारतीय हैं। अगर हमको अपने जात, अपने धर्म के साथ साथ अगर हमको इंसानियत का सोच है तो फिर हित समान हो गया हमारा और आपका। जो भी लोग यहाँ पे बैठे हैं सबका इंसानियत का सोच आ जाए तो सबका हित इक्वल हो जाएगा, फिर सारा समस्या ख़त्म हो गया वहाँ पे। ये चीज़ हम आप लोगों को बताए थे। दूसरा चीज़ बताए थे उसमें कि कोई भी राजनीतिक पार्टी किस तरह से आवाज़ को उठाती है, कोई भी विभाजन को किस तरह से देखती है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा विभाजित होने में। अगर वह बैड तरीका से उसको उठाएगी
बैड तरीका से उसको उठाएगी तो फिर वह विभाजित होना तय है। यानी कि जो समुदाय प्रॉब्लम में नहीं भी है उसको प्रॉब्लम में बताएगी और उसका आवाज उठाएगी कि हम आप लोगों के साथ हैं, आपके समुदायों के साथ हैं। मतलब एक तरह से ये कहना कि मोटिवेट कर रही है उसको। अगर हमारा सोच डिफरेंट है, हमारे जैसा 10 लोगों का सोच डिफरेंट है, अभी ग्राउंड लेवल पे है, लेकिन जैसे ही कोई पॉलिटिकल पार्टी आकर कहे हम आप लोगों के सोच से सहमत हैं, तो हमारा और बढ़ोतरी मिलेगा सोच में, और धीरे धीरे ये जटिल होते चला जाएगा। इस तरह से ये एक संप्रदाय, एक सामाजिक व्यवस्था का रूल पकड़ लेगा, रूप हो जाएगा। अच्छा, तीसरा नंबर उसमें आप लोगों को बताए थे कि देखिए कोई भी रूलिंग पार्टी जो है, यानी कि सत्ताधारी पार्टी है, वह किसी भी धर्म के मांग को, किसी भी संप्रदाय के मांग को, किसी भी सामाजिक सोच वाले व्यक्ति के मांग को किस तरह से देखती है। अगर सब कोई अपना अपना क्षेत्र मांगने लगे, अगर उसको पूरा करने लगे, तो फिर क्या संभव है भारत देश में? संभव है? सब कोई बोले, हिंदू बोले हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, मुस्लिम बोले हमें मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, सिख बोले हमें सिख राष्ट्र चाहिए, ईसाई बोले ईसाई राष्ट्र चाहिए, बौद्ध बोले बौद्ध राष्ट्र चाहिए। ये बताइए देश का अस्तित्व रह जाएगा क्या? देश यह जो है विभिन्नता में समानता प्रदर्शित करने वाला देश है हमारा देश है कि सोच ये डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उसका मकसद, उसका टारगेट जो होगा इक्वल होना चाहिए, यानी विभिन्नता में समानता दिखना चाहिए। ये हमारा देश है। इसीलिए कभी भी रूलिंग पार्टी इस चीज को पूरा नहीं कर सकती है। कितना भी कोई जद्दोजहद कर लेगा, कितना भी संघर्ष कर लेगा, लेकिन रूलिंग पार्टी जो है इस चीज को कभी पूरा नहीं करेगी। आप कितना भी संघर्ष कर लीजिए। बहुत लोग ऐसे भी हैं, बहुत लोग संत ऐसे भी हैं, एक अब उनका हमको एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, वो बोले थे कि अगर सरकार हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करती है तो हम जल समाधि ले लेंगे ना। वो पूरा जैसे एक धमकी दिए थे सरकार को कि अगर सरकार इतने दिनों के अंदर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करती है तो हम जल समाधि ले लेंगे। लेकिन सरकार क्या किया उस पर? कुछ नहीं, क्योंकि सरकार को पता है कि ये संभव हो ही नहीं सकता है कि अगर हम उसको, अच्छा चलिए ये तो हम आप लोगों को बता रहे हैं कि अगर सरकार चाहे सबका बात मानने लगे तो डिवीजन तय है। अच्छा, अगर बात ना माने तब तो इसका मतलब ये हुआ ना कि बात ना माने। अगर आप इक्वल बात मत कीजिए ना आप लोग। अगर इसका मतलब सीधा सीधा तय हो रहा है कि सरकार को बात नहीं मानना चाहिए। अच्छा चलिए, अगर सरकार बात नहीं भी मानती है तो एक एग्जाम्पल इसका भी देखते हैं। अगर मान लेते हैं कि हमारे देश में पिछड़ों को सताया गया, अति पिछड़ों को सताया गया, एसी एसटी समुदायों को सताया गया, अगर उनको आरक्षण सरकार न देती तो क्या हमारा देश जनरल, ओबीसी, एसी एसटी एक साथ रह पाता? नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अत्याचार को कोई कितना दिन सहेगा? यानी यहां पर देखने वाली बात सरकार को यह होगी कि क्या सच में जो वर्ग जिस चीज का डिमांड कर रहा है वह लीगल है, वह पॉसिबल है। लीगल होना चाहिए, पॉसिबल होना चाहिए। जब लीगल और पॉसिबल दोनों चीज होगा तो एकदम पूरी तरीके से सरकार दे सकती है। जैसे पिछड़ा, अति पिछड़ा, एसी एसटी समुदाय सच में सताए जा रहे थे, क्योंकि हैं तो सभी लोग इंसान भाई ना। और किसी को पानी ना पीने दो, किसी को मतलब कहीं भी जगह पे जाने का उसको अधिकार ना हो, इस तरह की चीजें हो, तो एक मानवता के नाते आपको लगता है ना कि ये गलत हो रहा है। एक मानवता के नाते आपको लगना चाहिए कि ये गलत हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आपको हम बताए थे कि सरकार को ये सोचना होता है कि समुदायों के अंदर, जो विभिन्न समुदायों के अंदर, उनके अंदर हो रहे विरोध, उनके अंदर उठ रहे मांग को हमें मानना है या नहीं मानना है, किस मांग को हमें मानना है और किस मांग को हमें नहीं मानना है। बस इतनी सी चीजें थी। अब चलिए आते हैं आज के टॉपिक पर। ये जो चीज हम बता रहे थे ना, ये कल का बात था। आज के बातों पे देखिए, सामाजिक विभाजन में जो आपका है वह है, हाँ ठीक है, वह है जाति, धर्म और लिंग। यानी लिंग का मतलब होगा कि मेल फीमेल,
ठीक है। अब धर्म आप समझते हैं, जाति आप समझते हैं, इन सब चीज़ों को। अब यहाँ पर बात यह है कि सामाजिक विभाजन में सबसे ज़्यादा योगदान देखा जाता है तो धर्म और जाति का देखा जाता है। सामाजिक विभाजन में सबसे ज़्यादा योगदान जो देखा जाता है वह धर्म और जाति का देखा जाता है। यानी यहाँ पे जाति और एक तरफ धर्म, ठीक है। जाति और धर्म दो चीज़ों का सामाजिक विभाजन में योगदान देखा जाता है। और अगर हमारा भारत का अगर बात किया जाए, हमारा भारत का बात किया जाए तो हमारे भारत में अगर विभाजन देखा जाएगा तो यही सबसे ज़्यादा विभाजन है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लिंग के आधार पर भी विभाजन है। हमारे यहाँ लिंग के आधार पर भी विभाजन है। सरकार विभाजन नहीं करती है, बड़े लोग इसको विभाजन को प्रमोट नहीं करते हैं, पढ़े लिखे लोग इस विभाजन को प्रमोट नहीं करते हैं। वही तो देन है कि इसी का तो परिणाम है कि आज लगभग पुरुष और महिला दोनों का बराबर भागीदारी हर ऑफिसेज में, हर जगह पे, हर जो भी आप स्थान देखिए वहाँ पे रह रहा है। जो पुरानी परंपरा थी उन पुरानी परंपरा को ख़त्म कर दिया गया है। ये बात ख़त्म कर दिया गया है पुरानी परंपरा को। तो चलिए हम एक बार धर्म और जाति को थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि क्या होता है धर्म और जाति, क्या इसका इतिहास रहा है धर्म और जाति का ना। इस चीज़ को डिटेल में समझते हैं, तब जाकर के हम आगे फिर सामाजिक विभाजन में, खैर सामाजिक विभाजन ही पढ़ रहे हैं और सामाजिक विभाजन में जाति का रोल। अरे भाई, इसको आप इस तरह से विभाजन को आप पता लगाइए ना कि विभाजन उस तरह से होता है जो कि बहुत सारे सोचों से एक सोच जो होता है वो बहुत ऊपर उठ जाए, वो सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। जैसे जाति डिफरेंट हो क्या शादी हो सकता है? नहीं हो सकता है, ये विभाजन है। धर्म डिफरेंट हो शादी हो सकता है? नहीं हो सकता है। लिंग डिफरेंट हो शादी हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। ऐसे कोर्ट ने इजाजत दे दिया है, कोर्ट ने इजाजत दे दिया है इस बात के लिए कि अगर नहीं, अरे भैया अब बात समझिए यहाँ पे, जैसे मेल और मेल शादी नहीं कर सकते हैं, जब शादी होगा तो मेल और फीमेल का होगा, ऐसा ये बात ऐसा क्यों? आखिर मेल और मेल अगर चाहे तो शादी क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर फीमेल और फीमेल चाहे तो शादी क्यों नहीं कर सकते हैं? अब बात समझिए, इसको कोर्ट ने इजाजत दे दिया है। अब बायोलॉजी का क्लास होता तो आपको डिटेल में बताते कि कौन ऐसा मेल होते हैं जो चाहते हैं मेल से शादी करना और कौन ऐसे फीमेल होते हैं जो चाहते हैं फीमेल से शादी करना। कैटेगरी में आता है, फीमेल के कैटेगरी में आता है लिस्बियन कैटेगरी के जो फीमेल होंगी वो फीमेल से शादी करना चाहेंगी, ठीक है ना। वो आपको भले दिखाई दे रही हैं फीमेल, लेकिन उनके अंदर का थॉट जो है ना वो मेल जैसा होगा, ठीक है। और जो आपको गे कैटेगरी का जो मेल होगा, वो चाहेगा मेल से शादी करना। इसको इस वैज्ञानिक, पहले क्या हुआ था कि शुरू अब इस डिवीजन से आप बातों को समझिए। जब इस पर आप लोगों को हंसी आ रहा है ना, इसीलिए हम समझा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है ना, इसीलिए आप लोगों को समझा रहे हैं ये बात, ठीक है। देखिए क्या हुआ था कि शुरुआत दफा जब गे और लेस्बियन कैटेगरी के लड़का और लड़की को देखा गया तो लोगों को लगा कि नहीं, ये दिमागी असंतुलन है इनका, ये इनका दिमागी असंतुलन है, कुछ नहीं है, ये पागलपन है, ये पागलपन है। आप भी समझिएगा इसको पागलपन। अगर कोई लड़का ऐसा कैटेगरी का हो जो बोले हमको लड़की शादी नहीं करना है, हमको लड़का शादी करना, आपको ये पागल है क्या यार? पूरा दुनिया में ऐसे बॉन्डिंग बनता है, ये तो नॉर्मल बात है, पूरा दुनिया में ऐसे बॉन्डिंग बनता है। लड़का का शादी लड़की से होता है, लड़की का शादी लड़का से होता है। तुम पागल हो का? कोई लड़की बोले कि हमको लड़का से शादी नहीं करना, लड़की से करना, कहिए कि पागल हो गए का जी, तू घर में रह के पगला हो गई है का? लड़की से शादी कौन करेगा? लेकिन इसको वैज्ञानिक और डॉक्टर के सलाह को देखते हुए, डॉक्टर और बायोलॉजिकल वैज्ञानिक को देखते हुए इस बात को जायज ठहराया गया कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है। अगर मेल जो है वह गे है लेकिन उसका थॉट जो है वो मेल की तरफ है, और एक लेस्बियन लड़की जो है वह देखने में लड़की लग रही है लेकिन उसका थॉट लड़की की तरफ है। चलिए इस चीज को हम लोग, तो इसमें देखिए अब धीरे धीरे आपको इसमें भी देखा जाएगा लिंग के आधार पर, लेकिन खैर वो बहुत दूर की बातें हैं, वो बहुत दूर की बातें हैं। कोर्ट इसको देखते हुए कोर्ट ने इसको लीगल ठहरा दिया। पहले ये लीगल नहीं था भारत में, लेकिन अब जो है कोर्ट इसको लीगल ठहरा दिया।
बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो जैसा चाहता है वैसा कर सकता है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं जाति और धर्म पे बात करते हैं। तो हमने क्या कहा, जब हम सामाजिक विभाजन में जाति और धर्म को समझ रहे हैं तो एक बार धर्म और जाति को डिटेल से समझते हैं कि जाति कैसे उत्पन्न हुआ, धर्म कैसे उत्पन्न हुआ, आखिर कहीं कैसे धर्म और जाति का उत्पन्न इस संसार में हो गया। चलिए आइए, देखिए अगर बात करेंगे कास्ट का, ठीक है ना, तो आपको पता होगा या पहले भी आप लोगों को हिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा, कास्ट के बारे में बताया गया होगा कि कास्टिज्म जो है वो डिपेंड करता था कार्य पर। कास्टिज्म डिपेंड करता था कार्य पर, यानी कि जो जैसा काम कर रहा है ना उसके अनुसार से उसको कास्टिज्म में संबोधित कर दिया जाता था। जैसे मान लीजिए कि एक ऐसा व्यक्ति है जो सैनिक का काम कर रहा है, जो सैनिक का काम कर रहा है तो उसको क्षत्रिय कहा जाएगा, लेकिन उसके आने वाले पीढ़ी को क्षत्रिय नहीं कहा जाएगा। ये बात समझें आप। अगर कोई खुद काम कर रहा है सैनिक का, लोगों की रक्षा करने का काम कर रहा है, तो वह क्षत्रिय समुदाय में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका बच्चा और उसका पीढ़ी भी क्षत्रिय है। जब तक वह सैनिक में, हो सकता है उसका बच्चा जो है वह बहुत ज्यादा पढ़ लिख कर विद्वान बन जाए तो उसको हम लोग ब्राह्मण कहेंगे। हो सकता है उसका बच्चा जो है वह नाली गुली और ये सब काम करने लगे, साफ करने लगे, तो उसको हम लोग शूद्र कहेंगे ना, उसके क्षुद्र नहीं शूद्र ना। और उसके बाद जो है, और उसके बाद अगर हो सकता है उसका बच्चा व्यापार बन जाए ना, अगर हो सकता है उसका बच्चा व्यापारी बन जाए ना, बिजनेस करने लगे, तो उसको वैश्य कहेंगे ना। लेकिन जैसे ही, अब इसको आप समझिएगा कि जब जाति जो है वह कर्म से उठकर, जब जाति जो है वह कर्म से उठकर स्वाभाविक रूप से वह जन्म आधारित हो जाती है, तो उसको कहा जाता है कोई भी काम का, यानी इसको कहा जाता है समुदाय का अतिवादी रूप, समुदाय की अतिवादी रूप। क्या हम बोले, हम आपको बोले कि जब कोई आदमी का काम परमानेंट हो जाए, उसको लोग समाज में परमानेंट कर दें, तो उसको कहते हैं अतिवादी रूप। यानी कि वो एकदम एक्सट्रीम लेवल पे चला गया है, एक्सट्रीम लेवल पे चला गया है वो ना, एकदम एक्सट्रीम लेवल पे चला गया। और यही किसी भी समुदाय, किसी भी सामाजिक सोच का अतिवादी रूप जो होता है, यही आपका कास्ट कहलाता है। किसी भी समुदाय का अतिवादी रूप जो होता है वह कास्ट कहलाता है। सब इसमें आप इसको आप पहले आप एक्सेप्ट करिए कि कास्ट कहलाता है। अब समझिएगा, चलिए अब थोड़ा सा आते हैं कुछ अलग बातों पे। क्या हुआ था कि वैदिक काल की टाइम है, जो कि यह टाइम है 1500 से 1000 BC। 1500 से, जो कि हम आप लोगों को इतिहास पढ़ाने से पहले ये सब पूरा वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, सिंधु सभ्यता सब कुछ बताए थे आप लोगों को ना। ये वैदिक काल है। वैदिक काल में आता है ऋग्वेद, हाँ ऋग्वेद आता है, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि ऋग्वेद में आपको पता ही होगा कि ऋग्वेद जो है वह पढ़े लिखे लोगों के द्वारा रचा गया। अब देखिए बात यहां पर समझने वाली बात है कि जो व्यक्ति को प्रतिष्ठा मिल जाएगी वो चाहेगा कि मेरे आने वाला पीढ़ी को प्रतिष्ठा ना मिले, वो कभी नहीं चाहेगा ये बात। अगर हमें प्रतिष्ठा मिल गई है, हमें पद मिल गया है, हमें कोई भी कुर्सी मिल गया है, तो हम कब चाहेंगे कि आने वाला मेरा पीढ़ी को कुर्सी ना मिले? हम चाहेंगे उसे कुर्सी मिल जाए। अब बात ऐसा है कि हम पढ़े लिखे हैं और हमें ही हाथ में बुक लिखने का मिला, तो इसीलिए हम जो चाहे रच दिए। तो ऋग्वेद में क्या रचा गया, कहा गया कि जो विष्णु भगवान हैं उनके मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ। ये बात उनको वो लोग इस ऋग्वेद पुस्तक में लिख दिए, मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ।
जबकि अभी आप लोगों को बताए हैं कि ब्राह्मण उसको कहा जाता है जो पढ़ा लिखा हो, जो ज्ञानी है, उसको कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। कंधा से, यानी कंधा शोल्डर जो होता है वो मजबूत होता है, तो उनको कहा गया कि इनसे जो है, इनसे जो इनके कंधे से जो है वह क्षत्रिय का जन्म हुआ, कंधा से क्षत्रिय का जन्म हुआ। ये चीज इसलिए रचा गया कि मतलब कंधा से क्षत्रिय का जन्म हुआ, इसका मतलब वो मजबूत होगा, क्षत्रिय का जन्म हुआ, कंधा से क्षत्रिय का जन्म हुआ। ठीक, उसके बाद कहा गया कि कमर से जन्म हुआ वैश्य का, कमर से जन्म हुआ, यानी कि कमर से जन्म हुआ वैश्य का। ठीक, उसके बाद अगर बात करेंगे पैर से जन्म हुआ शूद्र का ना, पैर से जन्म हुआ शूद्र का। इसीलिए शूद्र जो है वह अपवित्र हैं, क्योंकि पैर हमेशा नीचे रहता है और पैर जो है अपवित्र रहता है। ये बात इन्होंने इस ऋग्वेद में ये बात का खुलासा कर दिए। ठीक है, चलिए जैसे ये बात आया धीरे धीरे लोगों के मन में ये जड़ बनते चला गया, क्योंकि ये भी एक थॉट था, ये भी एक सोच था। इसका कोई प्रमाण है या नहीं है इसका तो हमें डिटेल में नहीं पता है कुछ, लेकिन हमें लगता है कि यह भी एक सोच था। हम बताएं ना, सोच का अतिवादी रूप जाति बनता है। जब सोच एक्सट्रीम लेवल पे जाएगा तो जाति बन जाएगा। जब सोच एक्सट्रीम लेवल पे जाएगा, एक्सट्रीम लेवल क्या मतलब, अगर हम सोचे कि हम बिहारी हैं तो डिवीजन होना तय है, और जाति जो है वह विभाजन है, जाति जो है वह विभाजन है। बात समझिए, जाति विभाजन है। और जैसे हम सोच लिए कि हम केवल बिहारी हैं, भारतीय हैं कि नहीं हमको नहीं पता, हम बिहारी हैं बस। जब ऐसा पूरे बिहार के लोगों के अंदर सोच आ जाएगा तो फिर हमें और कोई का हित अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, यहां पर यह बात इतना हो गया, यानी हम लोग अब जाति को कह सकते हैं, अब हम लोग जाति को ये बात कह सकते हैं कि जो समुदाय हैं उनका क्रमवार व्यवस्थित जो रूप होता है वह जाति नहीं। ठीक है, यहां पे इसको अभी रुक जाइए, इसको हम नेक्स्ट में बताएंगे, वर्ण जब हम जिक्र करेंगे ना तब बताएंगे। अभी जाति को यहां पे समझिएगा। ठीक है, इस बात से यहां पर ये जाति को प्रमोट मिला। अब जैसे आता है उत्तर वैदिक काल, जैसे आता है उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल का कोई ड्यूरेशन बता सकता है क्या? उत्तर वैदिक काल का कोई समय टाइम ड्यूरेशन बता सकता है, कब से कब तक था? 1000 टू 600 BC ये उत्तर वैदिक काल था। इस टाइम पे उत्तर वैदिक काल था। ठीक, उत्तर वैदिक काल, क्योंकि बात यह है कि वैदिक काल में ऋग्वेद आया और ऋग्वेद के अनुसार से यह बात हुआ, कहा गया कि अब जो ब्राह्मण है वह उनका बच्चा भी अगर होगा तो उनको माना जाएगा कि वह मुख से जन्म लिया है। मुख से जन्म लिया है मीन्स बहुत काफी पवित्र है। ठीक है ना। और उसके बाद अगर कोई क्षत्रिय समुदाय का है तो उसको माना जाएगा कि वह जो है कंधा से जन्म लिया है, यानी वह क्षत्रिय ही रहेगा। ठीक है ना, इस तरह की धारणा। अब आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल आते आते ये चीज जो है ना पूरी तरीका से स्ट्रांग हो गया। उत्तर वैदिक काल आते आते ये चीज जो है पूरी तरीका से स्ट्रांग हो गया। अब जो है अब पूरी तरीका से लोग मान लिए कि हाँ यही बात है जो बात ऋग्वेद में लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पर यही था जाति, यही था जाति। अब इसके बाद एक चीज आप लोगों को हम, इसके बाद ये जाति आप लोगों को समझ आ गया, जाति आप लोगों को समझ आ गया। अगर इसके अच्छा आप अगर एक चीज यहां पे गौर करेंगे या किसी चीज में गौर करेंगे, कुछ नहीं है, सब कुछ ठॉट है, सारा ठॉट है। हम एक दिन और बताए थे हमारा देश का डिवीजन ये भी एक ठॉट है, हमारा देश का डिवीजन ये भी एक ठॉट है। धर्म क्या है? ठॉट है। धर्म का ठॉट निकाल दीजिए, खत्म हो जाएगा बात। और ठॉट इतना प्रभाव ला सकता है, हम कितना बार बताएं ना कि आपका जो ब्रेन है वो आपके पूरे शरीर का कोऑर्डिनेटर है, निर्देश देने वाला है। थॉट इतना प्रभाव ला सकता है कि आप सोचिए ना, कोई ऐसा बात होता है किसी को रुला देता है, कोई रोता ही नहीं है।
सारा थॉट का गेम है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो रो नहीं रहा है उसके अंदर आंसू नहीं है, उसके लिए वो थॉट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो रो सके। तो सारा थॉट का खेल है, ये सब कुछ जो है ना, सब कुछ थॉट है। चलिए इन सभी चीजों को मिटा करके अब हम अगला टर्म को हम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ण व्यवस्था। जो जाति है, जाति का जो क्रमवार रूप है उसे कहा जाता है वर्ण व्यवस्था। जाति का क्रमवार रूप जो है उसको कहा जाता है वर्ण व्यवस्था। ठीक है। अब जैसे कि कैसे वर्ण व्यवस्था कैसे आया? वर्ण व्यवस्था, कोई भी जाति का क्रमवार रूप जो है वह वर्ण व्यवस्था कहलाती है। ठीक है ना। अब आगे आप लोग देखिएगा, जाति का क्रमवार रूप, ठीक है ना। जैसे कि अब हमारे यहां देखिएगा जाति का क्रमवार रूप कैसे चलता है। जैसे सबसे शिखर पे लोग जो होते हैं उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है, उससे जो नीचे होते हैं वो क्षत्रिय होते हैं, उससे जो नीचे होते हैं वह वैश्य होते हैं, उससे जो नीचे होते हैं वह होते हैं शूद्र। अगर हम आप लोगों को एक तरह से ऐसे भाषा में हम लिखे तो ये जो होते हैं जनरल में आते हैं, ये जो होते हैं ओबीसी में आते हैं, और ये जो होते हैं या एसी एसटी समुदाय में आते हैं। ठीक, ये इस तरह से जाति का रूप है। यानी कहा जाता है सबसे सर्वोच्च ये है, उनके नीचे ये है, उनके नीचे ये है, और सबसे नीचे ये है। इस तरह से कहा जाता है। अब चलिए, क्या जाति मात्र ही जाति रह गई? नहीं रही। क्या जाति मात्र ही जाति रह गई? नहीं रही। जाति के अंदर भी उपजाति बन गए। अगर जाति ही सत्य होता तो फिर जाति से उपजाति कैसे बना? सोचिए। अरे भाई आप ऐसे सोचिए ना, मान लीजिए कि यहाँ पे, चलिए यहाँ पे बात आ गया कि ये जो ब्राह्मण है ये मुख से जन्म लिए हैं। अरे तो हर ब्राह्मण को ब्राह्मण रहना चाहिए, फिर इसमें डिवीजन क्यों? लेकिन आपको पता होगा कि ब्राह्मण में बहुत सारे उपजाति हैं। किसी किसी को देखेंगे कोई तिवारी लगाता है, कोई पाठक लगाता है, कोई चौबे लगाता है ना, कोई त्रिवेदी लगाता है ना। इस तरह की चीजें को उपयोग किया जाता है। फिर ऐसे डिफरेंस क्यों? तब पता चलेगा कि आपको ये कुछ नहीं, ये सोच का परिणाम है। सोच जब अतिवादी रूप, अच्छा इसमें भी अब वही बात है। अगर एक त्रिवेदी है या एक पाठक है तो पाठक के घर के जो शादी है वो पाठक के घर में ही होगा ना। पाठक के घर का शादी पाठक के घर में ही होगा। अगर कोई तिवारी है तो तिवारी के घर का शादी तिवारी के घर में ही होगा ना। इस तरह की ये जाति प्रथा जो है वर्ण व्यवस्था है, ये वर्ण व्यवस्था है। अब क्या हुआ कि जाति का क्रमवार व्यवस्था जो है वह कहा गया कि वर्ण व्यवस्था है। अब इसके बाद जो है, जाति के बाद जो है, अगर जाति सत्य होता, अगर जाति मान लेते कि यह एक जाति जो है वह ईश्वर का संदेश है, तो फिर ईश्वर का संदेश बाद में उपजाति भी आ गया। सोचने वाली बात है। ऐसा कुछ नहीं है, सब इंसान की सोच का उपज है। टोटल भी जितने भी चीज हैं वह इंसान की सोच की उपज है। वह जैसा सोचता है, जो सोचता है, हम बोले ना, देखिए विविधता आना तय है अकॉर्डिंग टू जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग विविधता होगा ही। आगे आप लोग पढ़िएगा तो यह भी बात बायोलॉजी में आपको सिद्ध होगा कि इंसान जिस अंग का इस्तेमाल ज्यादा करेगा वह उसके आने वाले पीढ़ी में वो चीज ज्यादा स्ट्रांग होंगे। जैसे अब धीरे धीरे देखिएगा ना, इंसान का दिमाग ज्यादा तेज होगा। देखिए ना, हम लोगों की अपेक्षा छोटा बच्चा है वो कितना तेज है। हम लोगों को मोबाइल चलाने सीखने में टाइम लगा, लेकिन वो पहले ही जानता है कि स्क्रॉल किया जाता है। उसको पता है कि इसको जलाना है तो बटन दाबना पड़ेगा।
उसके बाद इसको ऊपर ले जाना है तो स्क्रॉल करना पड़ेगा हाथ से। अभी गोदी में है, चलना नहीं आता, लेकिन उसका दिमाग इतना तेज है कि उसको ऊपर घसका देगा। लॉक करके दे दीजिएगा, रोने लगेगा। वो समझ जाएगा कि लॉक है, उसके अंदर इतना डेवलप हो गया है। तो क्या हो रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग शरीर का इस्तेमाल कम और दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। अब उसका आने वाला जो पीढ़ी होगा ना, वो और काफी स्ट्रॉन्ग दिमाग का होगा, वो और काफी दिमाग लगाएगा। ठीक, अब इसके बाद चलिए, उपजाति भी बन गई, ये व्यवस्था आपने समझा। लेकिन इस व्यवस्था क्या अभी हमारे संविधान के अकॉर्डिंग क्या ये व्यवस्था अभी भी वैसे है? संवैधानिक अनुसार से अगर बात करेंगे तो क्या ये व्यवस्था अभी भी उतनी मजबूत है? नहीं है। अच्छा चलिए, एक चीज और इसमें जानेंगे हम लोग कि ये जाति व्यवस्था ना और मजबूत कैसे हुआ। ये तो बहुत पुराने बात कर रहे हैं आप लोगों के सामने ना, आप लोगों के सामने जो है ये सभी बात जो है वह बहुत पुराना कर रहे हैं। देखिए 1881 की बात है, जब बात मत करो। सबसे पहले चीज देखिए 1881 की बात है, जब सबसे पहले अंग्रेजों ने जनगणना कराया था ना। सबसे पहले अंग्रेजों ने जनगणना कराया था। जैसे हम लोगों का जाति बन रहा है ना, तो वैसे ही उन लोगों ने जाति को प्रमाण देना शुरू कर दिया। जाति को प्रमाण, पहले तो एक समाज में था ना कि हम लोग किस जाति के हैं। दीजिए तो, हम लोग समाज में था कि किस जाति के हैं हम लोग, उस समाज से ये समझा जाता था। लेकिन वो लोग आया ना, जनगणना कराया। जनगणना के तहत प्रॉपर तरीका से इस समुदाय के आप हैं तो इस कैटेगरी में रखेंगे, इस समुदाय के आप हैं इस कैटेगरी में रखेंगे, इस समुदाय के आप हैं तो इस कैटेगरी में आपको रखा जाएगा। ये मतलब अगर बात करें तो 1881 में जाति को ऑफिशियली इसको मान्यता दे दिया। लोग जाति को मान्यता दे दिया 1881 में। और बताएं और आगे क्या हुआ कि 1909 की बात है, 1909 की बात है, मार्लो मिंटो अधिनियम आया ना। मार्लो मिंटो अधिनियम आया। ये अधिनियम के तहत वोट देने का जो है ना उसको सेपरेट कर दिया गया। यानी कि अब जो है हर जाति के लोग, खास करके जो दबे समुदाय के लोग हैं वो अलग वोट देंगे। धर्म के अकॉर्डिंग भी बांट दिया गया। हम बोले ना, जितना दूरी बढ़ेगा गलतफहमी उतना बढ़ते चला जाएगा, विभाजन उतना बढ़ते चला जाएगा। अगर मान लीजिए कि आप पूरा विश्व घूम लीजिए, आप पूरा विश्व घूम लीजिए अपने सामाजिक सोच के साथ, तो आपको लगेगा पूरा विश्व के तो सोच इक्वल ही है। पूरा विश्व का सोच तो इक्वल ही है। डिफरेंट है भाषा, डिफरेंट है कल्चर, सोच तो इक्वल है। पूरा विश्व घूम लीजिए। मान लीजिए आपने गए हैं कहीं पे अमेरिका या मान लीजिए कोई भी विश्व का कोना में गए हैं, अचानक मान लीजिए ऐसा ना हो एक्सीडेंट हो गया और पता चला कोई विदेशी ऐसा है जो आपको ब्लड देने के लिए तैयार हो गया, उसका ब्लड ले लिए आप। बोले अरे ब्लड तो इसका इसी काम कर रहा है जैसे हिंदुस्तान के लोगों का ब्लड काम करता है। कहेंगे अरे ये कैसा हो गया, हम तो अभी तक इन लोगों को डिफरेंट समझते थे, लेकिन बायोलॉजिकली वो डिफरेंट तो नहीं है। फिर जब बायोलॉजिकली डिफरेंट नहीं है तो ये सब डिफरेंस कहां से आया? ये सब इंसान का उपज है, दिमाग का उपज है बस। ठीक है ना। चलिए, तो ये 1909 में अंग्रेजों द्वारा काम किया गया ना। इसको जितना दूरी बढ़ेगा विभाजन उतना बढ़ेगा, गलतफहमियां उतनी बढ़ेंगी। जितना नजदीक आइएगा तो पता चलेगा कि कौन कैसा है और कौन किस व्यवहार का है ना। चलिए, ये चीज हो गया। 1909 में मार्लो मिंटो अधिनियम के तहत सेपरेट इलेक्टोरल व्यवस्था कर दिया गया, यानी वोट देने का व्यवस्था अलग अलग किया गया। हर जाति के लोग अलग अलग वोट देंगे। 1881 में सबसे पहले ऑफिशियली मान्यता दे दिया गया जाति को, यानी अब रजिस्टर पर मेंटेन किया जाना। अच्छा, आप इस जाति के हैं, ठीक है, क्या नाम है आपका, और उस जाति के जितने लोग हैं गांव में उनको इसी कतार में लिखा जाएगा। आप इस जाति के हैं, उनके लिए अलग रजिस्टर बनाया गया कि इस जाति के लिए अलग है। इससे और बढ़ावा मिला, इससे और बढ़ावा मिला। चलिए, यहां तक बात है। अब हम बात करेंगे कि जाति प्रथा को खत्म करने के लिए क्या काम किया गया। जाति प्रथा को खत्म करने के लिए क्या काम किया गया। आज के समय में जो है जाति प्रथा जो है कुछ हद तक कम है ना। आज के समय में जाति प्रथा कुछ हद तक कम है। जिस समय की आपको बात कर रहे हैं ना, ऋग्वैदिक काल का, उत्तर वैदिक काल का, उत्तर वैदिक काल में जाति प्रथा इतनी स्ट्रांग थी कि किसी की इतनी साहस नहीं होती थी ना कि अपने जाति से कूद करके किसी और जाति से खान पान रख ले ना, किसी और जाति से खान पान रख ले, खास करके शूद्र से वह खान पान रख ले।
इतनी हिम्मत नहीं थी। लेकिन आज कहाँ हो रहा है? आज आपको गांव में देखने को मिलेगा, शहर में तो एक ही सोसाइटी में बहुत सारे जात के लोग रहते हैं, वहां पे सोसाइटी है। जैसे सोसाइटी कैसे बनता है शहर में, देखे होंगे कोई भी प्लॉट जो है लगातार खरीदा जा रहा है। जब वो 10 साल 15 साल 20 साल के अंदर पूरा बन के तैयार होता है, जिसमें 50 घर 60 घर रहते हैं, वो एक सोसाइटी बन जाता है। उस सोसाइटी में सभी समुदाय के लोग रह रहे हैं। जब उन सोसाइटी में किसी का शादी होता है तो बिना जात बिना कास्ट बिना धर्म देखे हुए पूरे सोसाइटी को इन्वाइट किया जाता है और सभी लोग साथ में बैठ कर खाते हैं। ट्रेन में सफर करने के दौरान कोई पूछता है आपके बगल में आप कौन जात है, अगर ये नहीं बैठेंगे हम नहीं बैठेंगे, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। कोई भी हो, भैया जगह दो, चलो हमारे घोष का घरे के ना आदमी ऐसे कर रहा है ना जी। क्योंकि अब धीरे धीरे जाति प्रथा क्या हो रही है, उन्मूलन हो रही है, अबोलिस्ट हो रही है, खत्म हो रही है। तो थोड़ा सा इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि जाति प्रथा खत्म करने में किनका किनका योगदान रहा है। चलिए आइएगा, अब आप लोग देखिएगा, यहाँ पे सब कोई शांत हो जाओ। क्या समझ नहीं आ रहा है? नहीं बुझा रहा है कुछ हो? नहीं बुझाता होगा तो बोलना, फिर से समझाएंगे। चलो आओ, देखो एक चीज तो तय है, हम लाख प्रयास कर लेंगे, जिसको नहीं पढ़ना होगा वो पढ़ेगा ही नहीं। ये तो बात देखिए, ना पढ़ने वाला को कोई नहीं पढ़ा पाया है। अब पढ़ने वाला को वो मतलब रोड के लाइटों से जाके पढ़ लेता है, ठीक ना? तो ये तो बात तय है, हम 50 बार समझा लेंगे। लेकिन खैर मेरा तो कर्तव्य है। बात ऐसा है कि देखिए, बिच्छू का काम है डंक मारना और स्वामी का काम है बचाना, ठीक है ना? तो मेरा तो काम है